गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आपका टॉपिक जो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी था वो कंप्लीट हो चुका था। आज जो हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में डिस्कस करेंगे तो मैं कौन कौन सी चीजें आज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। एक तो डेफिनेशन क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, दूसरा क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसका वेरिएशन क्या रहेगा, और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर क्या कर डालते हैं, इफेक्ट डालते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। अगर हम बात करेंगे, सबसे पहला पॉइंट आता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है। तो मैं एक चीज आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आपको फ्लोरीन और फ्लोरीन दे रखा है, इन दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड है? कोवलेंट बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है दोनों के बीच में? कोवलेंट बॉन्ड। अब फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? फ्लोरीन की वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। अब मैं आपको लूज डॉट स्ट्रक्चर बनाने सिखाऊं तो ये भी बहुत ही क्योंकि आपने लूज जो डॉट स्ट्रक्चर है वो पहले बनानी सीख रखी है, तो मेरे हिसाब से आपको बताने की जरूरत नहीं है कि लूज डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनती है। तो फ्लोरीन की वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन इस वाले फ्लोरीन से ले लेगा और ये दूसरा क्या करेगा? इस वाले इलेक्ट्रॉन इस वाले फ्लोरीन से ले लेगा। ठीक है। तो हुआ क्या है कि दोनों में इक्वल शेयरिंग हुई है इलेक्ट्रॉन्स। एक ने दूसरे ने मतलब कि एक ने इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया, एक ने इसको दिया। तो ऐसे क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बाई चांस आप इसे HF लिख देते, क्या लिख देते इसे? HF। तो होता क्या है कि जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट करता। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि आपको लगेगा कि हाइड्रोजन की वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। फ्लोरीन की वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1। और हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1। तो दोनों ने ऐसा ही किया, तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या आ रही है, जब हमने इसकी स्ट्रक्चर देखी तो फ्लोरीन के ऊपर पार्शियली कैसा चार्ज आ रहा है? नेगेटिव। यानी कि जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन है, जो 2 इलेक्ट्रॉन इन्होंने ले रखे हैं, जो आपस में क्या कर रखे, शेयर कर रखे हैं, वो फ्लोरीन के पास ज्यादा जा रहे हैं, पर फ्लोरीन की साइड में ज्यादा और हाइड्रोजन की साइड में क्या है? कम। उसकी वजह से क्या हुआ? फ्लोरीन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ गया और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियली कैसे चार्ज आ गया? पॉजिटिव। फिर मैं एक चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि फ्लोरीन और फ्लोरीन जब हमने लिए तो हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही थी कि फ्लोरीन का जो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखे थे, दोनों के पास इक्वली क्या हो रहे थे? पास पास में थे। एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के पास था, एक इलेक्ट्रॉन इस वाले फ्लोरीन। लेकिन जब हमने HF लिया तो ये केस थोड़ा अलग हो गया। HF में भी एक एक इलेक्ट्रॉन पे क्या हुई है? शेयरिंग हुई है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन से, जो 2 इलेक्ट्रॉन से जिनकी आपस में शेयरिंग हुई है, वो फ्लोरीन के पास ज्यादा रहना चाह रहे हैं कंपेयर टू हाइड्रोजन की। उसकी वजह से फ्लोरीन पे कैसा चार्ज आ गया? नेगेटिव। आप कहेंगे सर नेगेटिव चार्ज क्यों आ गया? तो वो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही तो क्या जा रहे हैं? पास जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन में कैसे चार्ज होता है? नेगेटिव। इस वजह से फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आ गया और हाइड्रोजन पे कैसे चार्ज आ गया? पॉजिटिव। अब बात आती है कि ऐसा होता क्यों? होगा क्या कि जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन का साइज होता है छोटा, हाइड्रोजन का साइज थोड़ा क्या होता है? बड़ा। अब इसकी सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं। फाइव और 6, 7। तो जो ये न्यूक्लियस आपको दे रखा है, न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। और इन 7 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा न्यूक्लियस इन 7 इलेक्ट्रॉन को कंपेयर टू किसके? इसके। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि इसका साइज क्या है? छोटा है। तो न्यूक्लियस के पास ज्यादा पास में इलेक्ट्रॉन, तो इस पे स्ट्रांगली क्या होगा? इफेक्ट होगा न्यूक्लियस का, और वो स्ट्रांगली बाइंडेड होंगे किसके साथ? न्यूक्लियस के साथ। लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस से कहा है? ज्यादा दूर है, तो वो इतना ज्यादा स्ट्रांगली बाउंडेड नहीं होगा न्यूक्लियस के साथ। जब होता क्या है कि इस वाले एटम का अपने इलेक्ट्रॉन्स पे कंट्रोल नहीं, मान के चलो फ्लोरीन और एक क्या दे रखा आपको? हाइड्रोजन। इस वाले फ्लोरीन का अपने इलेक्ट्रॉन्स पे तो कंट्रोल है ही है। अब क्या करेगा ये? दूसरे के इलेक्ट्रॉन को भी, इसका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का अपने इलेक्ट्रॉन पे तो कंट्रोल ही है, ये दूसरे के इलेक्ट्रॉन को भी अपने पास क्या कर सकता है? अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। जो दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इस वाले न्यूक्लियस का अपने इलेक्ट्रॉन पे इतना अच्छा कंट्रोल नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन जो अपने पास अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा तो उस पर कैसे चार्ज आ जाएगा? पार्शियली नेगेटिव चार्ज।
इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये चीज आपको माइंड में क्लियर हो चुकी होगी कि जो ये कंपाउंड आपको दे रखा है कि इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्यों आता है, क्योंकि इसके न्यूक्लियस स्मॉल साइज होने की वजह से इसका अपने न्यूक्लियस पे कंट्रोल क्या है, ज्यादा, सॉरी इसका न्यूक्लियस का कंट्रोल इसके इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा है, तो ये दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है। अब डेफिनेशन क्या होती है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर मैं डेफिनेशन की बात करता हूं तो वो समझिए, it is the tendency of an atom to attract shared pair electrons of another atom in a molecule. होता क्या है कि HF के केस में फ्लोरीन ने किसके इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लिए, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लिए, तो उसे क्या कहेंगे हम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहेंगे किसकी, फ्लोरीन। ठीक है। अब दूसरा आता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय काई, किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम इसे, काई। और ये क्या होती है कि यूनिट लेस प्रॉपर्टी, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई क्या नहीं होती, यूनिट नहीं होती, इसे काई से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये एक रिलेटिव वैल्यू है, कैसी वैल्यू होती है कि रिलेटिव वैल्यू होती है, यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी है, मतलब कि कह भी सकते, निकाल सकते हैं आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेकिन ज्यादा क्या जाता है, जैसे कि आप क्लास के अंदर देखते हैं ना, क्लास के अंदर ये कहा जाता है कि भाई ये वाला स्टूडेंट इस वाले स्टूडेंट से क्या है, ज्यादा इंटेलिजेंट है, या ये वाला स्टूडेंट इस वाले स्टूडेंट से क्या ज्यादा डफर है, तो हम रिलेटिव वैल्यू निकालते हैं कि भाई ये वाला इससे ज्यादा इंटेलिजेंट है, ये वाला क्या है इससे कम इंटेलिजेंट, तो इसलिए इसे हम रिलेटिव वैल्यू मानते हैं। इसे कैसे निकालते हैं, भाई फ्लोरीन इनके कंपेयर में क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब बात करते हैं हम इसकी, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर इफेक्ट डालते हैं, इसे नोट डाउन कर लीजिए पहले। Factors affecting the electronegativity, पहला क्या आएगा, साइज। तो अगर मैं साइज की बात करता हूं तो साइज से एक चीज देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले की पॉइंट बताया था, ये पॉइंट में साइज वाली बात कर रहा था। भाई किसी का साइज अगर छोटा रहेगा तो उसका अपने इलेक्ट्रॉन पे कंट्रोल क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, तो दूसरे के इलेक्ट्रॉन को भी इजीली क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है। तो जिसका साइज स्मॉल रहेगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या रहेगी, ज्यादा, जिसका साइज लार्ज रहेगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या रहेगी, कम रहेगी। फिर मैं एक चीज आपको बता देता हूं, जिसका साइज क्या रहेगा, स्मॉल रहेगा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। क्यों, क्योंकि उसके न्यूक्लियस का उसके इलेक्ट्रॉन पे कंट्रोल क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, तो दूसरे के इलेक्ट्रॉन को इजीली क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है। तो अगर मैं साइज की बात करूं तो साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के होता है, यानी कि जिसका साइज स्मॉल रहेगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, और जिसका साइज लार्ज रहेगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या रहेगी, कम रहेगी, क्योंकि उसके न्यूक्लियस का, उस एटम के न्यूक्लियस का जो कंट्रोल है अपने इलेक्ट्रॉन्स पे ही नहीं रह पाएगा, तो दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कैसे कर पाएगा। ठीक है, तो पहला फैक्टर आपको पता चल गया है किसके बारे में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। पहला फैक्टर क्या है कि जो साइज है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरी बात अगर हम बात करें इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर, तो जैसा कि इसका नाम है, जिस एलिमेंट का जो करैक्टर है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव अगर होता है
तो वो तो इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, ना कि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करना चाहेगा अपने पास। जैसे कि फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, रुबेडियम हुआ, सीजियम हुआ, इन सब की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इन सब की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कम। क्यों होती है कम? एक तो इनका साइज बड़ा होता है, सोडियम का साइज बहुत बड़ा है, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम सबका साइज क्या होता है? बड़ा होता है। अगर आप इनका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन भी करते हैं तो इसकी वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो ये तो इजीली क्या करना चाहेगा? इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, ना कि इलेक्ट्रॉन लेना या अट्रैक्ट करना चाहेगा। तो जिनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर होता है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? कम होती है, जैसे कि फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स। तो ये चीज भी अब आपके माइंड में क्लियर हो चुकी होगी। जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? कम होती है। रीजन क्या है? तो उनका लार्ज साइज होता है। दूसरा क्या है? वो उनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर होता है। वो जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रॉन देकर के अपना ऑपरेट क्या करना चाहते हैं? कंप्लीट करना चाहते हैं। तो दोनों फैक्टर्स आपकी समझ में आ गए होंगे। जहां तक इनकी थ्योरी वाला जो पार्ट जो मैं बोल रहा हूँ उसे भी साथ साथ आप थोड़ा लिखते रहे तो बाद में आपको कोई दिक्कतें नहीं होगी। थर्ड क्या है? न्यूक्लियर चार्ज। अगर मैं न्यूक्लियर चार्ज की बात करता तो किसी का जो न्यूक्लियर चार्ज है, जितना न्यूक्लियर चार्ज होगा, यानी कि जितना ज्यादा न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपने पास अट्रैक्ट कर पाएगा, उतनी ही न्यूक्लियस की टेंडेंसी क्या होगी कि वो दूसरे के इलेक्ट्रॉन को भी अपने पास क्या कर सके? अट्रैक्ट कर सके। तो इसका मतलब ये है कि जिसका न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? ज्यादा होगा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी? ज्यादा होगी, क्योंकि उसके न्यूक्लियस का कंट्रोल अपने इलेक्ट्रॉन्स पे तो रहेगा ही एटम की। वो दूसरे के जो उसके साथ बॉन्ड बना रहा है, कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। इसलिए जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज उतना ही मोर कंट्रोल रहेगा किसका? न्यूक्लियस का अपने इलेक्ट्रॉन्स पे। तो वो दूसरे के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। फोर्थ वन की अगर हम बात करते हैं, फोर्थ आता है हाइब्रिडाइजेशन। वैसे तो आपने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में ज्यादा चीज डिस्कस नहीं की, लेकिन जो नेक्स्ट चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग, उसमें आपको बहुत सी चीजें क्या हो जाएंगी? क्लियर हो जाएंगी। तो मैं आपको बता देता हूं पहले तो sp2, sp3 और sp, 3 तरह की हाइब्रिडाइजेशन मैंने आपको शायद बताई भी थी जब आप ऑर्गेनिक का चैप्टर पढ़ रहे थे। तो वहां पे मैंने एक चीज आपको बताई थी, sp2 कब होती है? जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, किसी के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो sp2 हाइब्रिडेशन होती है। तो सिंगल बॉन्ड होता है तो sp3 होती है। और अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो कैसी हाइब्रिडेशन होती है? sp हाइब्रिडेशन होती है। अब बात आती है इसकी, अब मैं कुछ चीज आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देख, सभी का क्या निकालो? एस करेक्टर। अब ये एस करेक्टर और पी करेक्टर क्या वो समझो। मान के चलिए कि यहाँ पर इसे आपने 100 में डिवाइड कर रखा है, मतलब कि 100 इसका टोटल नंबर है। sp2 3 लोग हैं, एक s और 2 p, उनके पास टोटल 100 मार्क्स है। ठीक है, जब उसके पास टोटल 100 मार्क्स है तो आप s और p में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे? तो आप कहेंगे सर s के हिस्से में आएगा 33 और 33.3 और p के हिस्से में कितना आ जाएगा? अगर हाइब्रिडेशन कैसे दे रखी है आपको? sp2, p के हिस्से में कितना आएगा? 66.6। इसका मतलब क्या है कि अगर कहीं पर डबल बॉन्ड आपको दे रखता तो sp2 हाइब्रिडेशन रहेगी, s करेक्टर क्या रहेगा उसका? 33.3 और p करेक्टर क्या रहेगा? 66.6। ये चीज मेरे हिसाब से अब आपके माइंड में क्लियर हो चुकी होगी कि 100 को अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे किसके में? s और p में, p किससे में ज्यादा है क्योंकि 2 p है और एक क्या है? s। अगर आपने हाइब्रिडेशन क्या ले रखी है? sp3 ले रखी है तो इसके हिस्से में आएगा 25, इसके हिस्से में कितना आएगा? 75। अगर आप sp ले रखी है इसके हिस्से में आएगा 50, इसके हिस्से में क्या आएगा? 50। तो आप अगर इन तीनों को देखें तो sp के केस में s करेक्टर क्या है? ज्यादा। इन केस ऑफ sp मोर s करेक्टर। अब आप कहें सर s करेक्टर से क्या हो जाएगा? मैं कहूंगा भाई s करेक्टर से बहुत सी चीजें हुई। क्यों? s है क्या है? s है वही सब सेल, जो सब सेल आप पढ़ चुके हैं। s वही ऑर्बिटल है जो आप पढ़ चुके हैं। किसके बारे में अभी आपने पढ़ा था? किसमें? जब आपने इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करा था उसमें। तो s ऑर्बिटल न्यूक्लियस से कहाँ होती? सबसे पास होती है। मैं कई बार बता भी चुका हूँ, s ऑर्बिटल जो होगी वो न्यूक्लियस से ज्यादा पास होगी। अगर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, यानी इसमें sp हाइब्रिडेशन चांस है 50% इलेक्ट्रॉन किसके पास रहेगा? s के पास रहेगा। s न्यूक्लियस से ज्यादा पास होती है, तो इलेक्ट्रॉन जब s ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट और जो न्यूक्लियस से ज्यादा पास है तो उन इलेक्ट्रॉन्स पर कंट्रोल न्यूक्लियस का ज्यादा होगा। जब ज्यादा
होगा उस पर कंट्रोल, तो वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, उसकी ज्यादा हो जाएगी। तो ज्यादा हो जाएगी तो उसका मतलब क्या हुआ कि sp के केस में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, फिर sp2 में होगी, फिर किसमें होगी sp3, क्योंकि sp में सबसे ज्यादा s करेक्टर है, फिर sp2 में, फिर किसमें sp3 में। फिर मैं आपको बता देता हूं कि s करेक्टर से क्या पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज्यादा पास रहेगा, ज्यादा पास रहेगा तो उस पर न्यूक्लियस का कंट्रोल ज्यादा रहेगा, न्यूक्लियस का कंट्रोल अगर ज्यादा रहता है तो दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अटैक करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। एक पॉइंट और भी आप समझिए, यहाँ पर एक पॉइंट और भी बात कर लेते हैं बॉन्ड ऑर्डर की। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है, द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। एक दो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं किसके अंदर, मॉलिक्यूल के अंदर, उसे क्या कहते हैं, बॉन्ड ऑर्डर। जैसे कि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना रहेगा 2, तो कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड आ रहे हैं 2। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या रहेगा 1, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड आ रहे हैं 1। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या रहेगा 3, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड आ रहे हैं 3। तो इसका मतलब ये है कि जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, देखो इसका मतलब पता चलेगा आपको, हाइब्रिडेशन वाला मैंने केस बताई थी। अगर बॉन्ड ऑर्डर की मैं बात करता हूं तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, एस करेक्टर बढ़ेगा। एस करेक्टर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है ना, वो आपने देखा भी है। तो ट्रिपल बॉन्ड वाली हाइड्रोजन क्या आ रही थी, sp आ रही थी, इसका एस करेक्टर ज्यादा था तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या थी, ज्यादा थी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज्यादा पास था, तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता। और एक चीज देख लो, तो मैंने 4 फैक्टर्स आपको 5 फैक्टर्स बता दिए, बॉन्ड ऑर्डर बता दिया है, हाइब्रिडाइजेशन बता दी है, न्यूक्लियर चार्ज बता दिया है, और साइज बता दिया है, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर बता दिया है। अब मैं क्या कह रहा था आपसे, अगर C सिंगल बॉन्ड O दे रखा और C डबल बॉन्ड हो तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, जिसमें डबल बॉन्ड दे रखा है, यानी जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा रहेगा। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना दे रखा है 2, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन के बीच में 2 बॉन्ड है, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या रहेगा 1, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा रहेगी। ये पॉइंट भी अब आपके माइंड में क्लियर हो चुका होगा, इसे नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट वन क्या है फिर इसमें, ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करता हूं, जैसे एग्जांपल लिया आपने Fe, Fe2, Fe3। अब मैं इसमें एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं, मैंने आपको तब भी करवाया था जब हमने एटॉमिक रेडियस पढ़ी थी। Fe पॉजिटिव का साइज क्या रहेगा, सबसे बड़ा, फिर Fe2 पॉजिटिव, फिर Fe3 पॉजिटिव। यानी कि अगर आपको एक ही मेटल एटम दे रखा है या एक ही क्या दे रखा है, एटम दे रखा है, और उसके डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो जितनी ज्यादा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी उतना ही साइज क्या रहेगा, छोटा रहेगा, और जितनी ज्यादा नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी उतना साइज क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। तो इसका साइज क्या रहेगा, छोटा, इसका साइज सबसे बड़ा है क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे कम पॉजिटिव है, इसके दूसरे नंबर पे, इसकी इस पे तीसरे। फिर मैंने एक चीज अभी आपको बताई थी कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो साइज के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होती, रिवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो साइज किसका बड़ा है, साइज इसका बड़ा है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम होगी। ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो क्या आ जाएगा, Fe3 पॉजिटिव की सबसे ज्यादा, फिर किसकी होगी Fe2 पॉजिटिव, फिर किसकी होगी Fe पॉजिटिव। और रीजन मैं आपको बता ही चुका हूं क्यों ऐसा होगा, क्योंकि साइज का ऑर्डर मैंने बता दिया था आपको, और साइज क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि Fe3 पॉजिटिव की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों ज्यादा है, क्योंकि उसका जो साइज है वो क्या है, स्मॉल है, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा न्यूक्लियस के पास रहेंगे, उन पे ज्यादा अट्रैक्शन, मतलब कि ज्यादा इन्फ्लुएंस रहेगा किसका, न्यूक्लियस का, और वो दूसरे के इलेक्ट्रॉन को इजीली क्या कर पाएंगे, अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो ये पॉइंट आपके सामने क्लियर हो चुका हो। नेक्स्ट वन की अगर मैं बात करता हूँ, ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, एक लास्ट वाला पॉइंट रह रहा है इसका क्या, सब्स्टिट्यूएंट को या सब्स्टिट्यूएंट एटम्स।
मैं सब्स्टिट्यूएंट एटम्स की बात करता हूं। एक एग्जांपल लिया आपने CH3I और एक एग्जांपल क्या लिया आपने CF3I। मैं कुछ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको लिखवा दूंगा जिससे कि आपको थोड़ा सा क्वेश्चन करने में क्या हो जाए, आसानी हो जाए। बाकी फिलहाल आप याद रखिए कि आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे ज्यादा होती है, कार्बन से, और आयोडीन की फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयोडीन से क्या होती, ज्यादा होती है। फ्लोरीन क्या होता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, और रीजन क्या है इसका, ड्यू टू द स्मॉल साइज और हाई न्यूक्लियर चार्ज। अब एक चीज देखो, अगर मैं इन दोनों को रिप्रेजेंट करना चाहूंगा, CH3 के ऊपर कैसे चार्ज आएगा, पार्शियली पॉजिटिव, I के ऊपर नेगेटिव, क्योंकि आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या है, ज्यादा है। और इससे अगर मैं लिखूंगा तो CF3 नेगेटिव और I क्या आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयोडीन से क्या है, ज्यादा है। तो उसी पे नेगेटिव चार्ज आता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो एक चीज देख रहे, दोनों केस को अगर मैं ध्यान से देखूं, इन दोनों में से कौन से केस में कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो हमने देखा कि इस वाले केस में कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, क्योंकि उस पर कैसे चार्ज आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। इस वाले केस में कार्बन क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप देखो कुछ चेंज तो नहीं हुआ, उसमें हाइड्रोजन की जगह पे क्या आ गया, फ्लोरीन आ गया, बाकी हावी आयोडीन है, हावी आयोडीन है। तो कार्बन के साथ जब सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगे, जैसे कि कोई ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लग गया तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ गई। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप लगा है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या रहेगी, कम रहेगी। तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का भी फर्क पड़ता है, अगर जितने ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स लगेंगे किसी के साथ तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी, और कोई भी अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप लगता है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही क्या रहेगी, कम रहेगी। तो ये चीज मैंने आपको बता दी है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वेरिएशन वाला मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, और कुछ कैलकुलेशन करनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की और कौन कौन से इसकी एप्लीकेशन है। तो इस वीडियो को आप वॉच करें। अगर आपको कोई भी क्या डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताएं कि सर हमें इसमें ये डाउट है।